हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए हम इसको कंटिन्यू करेंगे जो कि हम जनरल एंट्री के कंसेप्ट को कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 8 जनरल एंट्रीज के ऊपर। हमने 11 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का फुल सॉल्यूशन। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन जैसे कि हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं उसी का मिक्स वर्जन है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करने का ट्रांजेक्शन, इंस्टॉलेशन मशीनरी का, इंटरेस्ट का, डिस्काउंट अलाउड का और डेप्रिसिएशन का सब मिक्स है। तो बड़े ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, मेरे कंसेप्ट क्लियर कराने का तरीका आपको सही लगता होगा, जिससे आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती होगी। तो आइए मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, मैं इस मॉडर्न टेक्निक जो अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज में मॉडर्न टेक्निक के रूप से आपको मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करवा रहा हूं, जिसके अंदर लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी बढ़ती है, मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम क्रेडिट करते हैं। ध्यान रहे, लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटी इनकम कैपिटल घटती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ऐसे ही एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और एसेट्स और एक्सपेंस जब भी घटते हैं, कम होते हैं, तो हम क्रेडिट करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करें। पहला है, पंकज स्टार्टेड बिजनेस इनटू कैश 2 लाख रुपए एंड बैंक 8 लाख रुपए। तो इसको बिल्कुल सिंपल सा है, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे यहां पर। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है, हमने पहले भी करा हुआ है, कैश, जो बिजनेस में कैश आ गया और बैंक का बैलेंस भी बढ़ गया, कैपिटल इन्वेस्ट हो गई, कैपिटल भी बढ़ गया तो उसको क्रेडिट, कैपिटल बढ़ गया तो क्रेडिट, और जो एसेट हमारी बढ़ गई, बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस, उसको डेबिट। तो इसको लिखते हैं कैश अकाउंट बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। बड़े समझ के करेंगे इसको, इसलिए मैं आपको इसको फटाफट कराने का मेरा ये मोटिव नहीं है कि इसको मैं इसको कंप्लीट करके पूरी जनरल एंट्री यहां पे लिख दूं। आप इसको समझने के लिए, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं कि आप इसको समझें। ठीक है, तो यहां पर हमने कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो कि बैलेंसेस बिजनेस में बढ़ रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। कैपिटल इन्वेस्ट हो गई, वो भी बढ़ गई तो क्रेडिट। ठीक है, कितना बैलेंस है, 2 लाख रुपए कैश का, यहां लिख लेंगे, और 8 लाख रुपए मेरा बैंक का। तो टोटल मेरी कैपिटल कितनी लग गई बिजनेस में, 10 लाख रुपए। नरेशन लिख देंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड विद कैश 2 lakhs एंड बैंक 8 lakhs। ऐसा लिख सकते हैं, एक सिंपल सा समझ आना चाहिए। हम छोटा सा नरेशन लिखेंगे, ठीक है। आइए हम दूसरा लिखते हैं, बॉट मशीनरी फॉर 25 लाख बाय मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ 10%। मतलब क्या हुआ, बिजनेस के अंदर 25% मशीनरी तो आ गई, हमने खरीद ली, लेकिन पैसा हमने सिर्फ अभी डाउन पेमेंट करी है, बाकी लोन किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम तो कैसे लिखेंगे जनरल एंट्री में, मैं आपको बताता हूं। जब मशीनरी खरीदी, ये हमारी सेकंड एंट्री है, मैं यहां पर ABCD लिखा हुआ है, ABCD, तो मैं यहां पर सेकंड नंबर लिख रहा हूं। आप इसको B भी मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि मशीनरी बिजनेस में आ गई, खरीद ली हमने, मशीनरी डेबिट हो गई, कितने से, 25 लाख, क्योंकि मशीनरी की कीमत लिखेंगे जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट प्राइस है, यहां पे 25 लाख की है, तो यहां डेबिट कर देंगे 25 लाख से। 2 डाउन पेमेंट हमने कितनी करी है, कैश हमारा कितना आउट हुआ है, ये 25 लाख नहीं है, ये मैंने लिखा है, ध्यान से देखें, 2,50,000, क्योंकि मशीनरी जरूर 25 लाख की थी, लेकिन जो बिजनेस से पैसा गया है, कैश गया है, वो सिर्फ अभी 2.5 लाख गया है। कई बार हम लोन में देखते हैं आप कि हम डाउन पेमेंट करते हैं और अपनी कार को, स्कूटर को, बाइक को, जो भी हम कोई एसेट लेते हैं, एसी, फ्रिज, कुछ भी लेते हैं, उसको हम डाउन पेमेंट में ले आते हैं और बाकी उसकी ईएमआई चलती है,
जो हम लोन के रूप में उसको पे करते रहते हैं। तो यहां पर वही हुआ है क्वेश्चन में, हमने यहां 25 लाख की मशीनरी का सिर्फ 10% पेमेंट करा है, 2.5 लाख, और बाकी लोन टू लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हमारी लायबिलिटी है ये लोन अकाउंट, ठीक है। बैलेंस 17.5 लाख का, सॉरी 25 में से 2.5 गया तो 22.5 लाख, ठीक है। 22.5 लाख हमारा लोन हो गया। मशीनरी नरेशन ऐसे लिखेंगे, मशीनरी परचेज्ड at 10% down payment and rest amount on loan। बिल्कुल इतना सा लिखेंगे, सिंपल सा, ठीक है। अब आइए थर्ड डायरेक्शन करते हैं। आपको समझ आ गया होगा ये दोनों कॉन्सेप्ट कि मैंने डेबिट क्रेडिट कैसे करे हैं। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी कहीं पर भी डाउट आता है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आइए करते हैं अगला ट्रांजेक्शन, जो कि थर्ड है। पेड ₹48,000 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। क्या हुआ यहां पर, मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए खर्च। भाई देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं और उसके साथ में जो भी इंस्टॉलेशन, फ्रेट, कैरियज, जो भी खर्चा होता है, हम उसको उसी एसेट के खर्चे में डेबिट कर देते हैं। भाई देखो, इसमें मतलब ये हुआ, एसेट को लाने के लिए जो भी खर्च हुआ वो एक्सपेंस के नाम में डेबिट ना करके जो एसेट आई है उसी में खर्च को डेबिट कर दिया जाएगा। अब इसको करके मैं दिखाता हूं। पेड ₹48,000 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए 48,000 खर्चा हुआ, तो हम लिखेंगे यहां पर 2C का मशीनरी। यहां खर्चे का नाम नहीं लिखा मैंने ये लिख दिया क्योंकि मशीनरी को ऑपरेट करने की कंडीशन में लाने के लिए हमें इंस्टॉलेशन जरूरी है, तो इस वजह से हमने मशीनरी में ही खर्चा डेबिट कर दिया। मशीनरी अकाउंट डेबिट यहां लिख सकते हैं। टू कैश, खर्चा कर दिया, पैसा बाहर चला गया इंस्टॉलेशन के लिए, तो हम यहां लिख देंगे 48,000। भाई देखो, इसमें क्लैरिटी ये है, कोई भी खर्च किसी भी एसेट को लाने के लिए, चाहे उसका भाड़ा, फ्रेट या उसका इंस्टॉलेशन सेटअप करने के लिए जो भी खर्च होता है, उसको हम उसी की एसेट में डेबिट कर देते हैं, ठीक है। यहां लिख देंगे इंस्टॉलेशन, नरेशन में लिख देंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑन मशीनरी, मतलब मशीनरी के लिए इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ है। तो इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट होती है। आइए अगली ट्रांजेक्शन करते हैं। बॉट गुड फ्रॉम छाबरा ब्रॉस ₹3,000। देखो, इसमें पहचानने वाली चीज ये है कि हमने गुड्स खरीदा है, स्टॉक आया है हमारे पास, तो परचेज की एंट्री है। वेरी सिंपल। यहां पर परचेज के साथ साथ जिस कंपनी से, जिस बंदे से ये माल खरीदा है उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्रेडिट परचेज है, तो हम इसका नाम को क्रेडिट कर देंगे, हमें इसको पेमेंट करनी है। तो आइए इसको लिखते हैं जर्नल एंट्री फॉर्म में। ये 3 है, नाउ दिस इज फोर्थ को डी लिख रहे हैं। परचेज, सबसे पहले परचेज डेबिट हो जाएगा। गुड्स यूज नहीं करते, स्टॉक यूज नहीं करते कभी भी हम। परचेज अकाउंट टू छाबरा, जिसको पेमेंट करनी है वो हमारा वेंडर है, छाबरा एंड छाबरा ब्रॉस को हम कर देंगे क्रेडिट। कितना अमाउंट से? 3 लाख। 3 लाख का गुड्स हमने खरीदा। आइए इसकी नरेशन भी कंप्लीट कर देते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम छाबरा ब्रॉस, छाबरा ब्रदर्स। तो इस तरह से हमने ये एंट्री भी कंप्लीट कर ली। अब हम करते हैं अगली ट्रांजेक्शन। ये है आपकी 5th नंबर की, ई विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹50,000। क्या हुआ इसके अंदर? बैंक से हमने पैसा विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो हमारे पास कैश आ गया बिजनेस में।
कैश आ गया और बैंक का बैलेंस कम हो गया। ये कॉन्ट्रा एंट्री का क्वेश्चन है, तो कॉन्ट्रा एंट्री में कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे बढ़ क्या रहा है हमारे पास, कैश और बैंक का बैलेंस घट जाएगा। तो आइए इसको करते हैं जनरल एंट्री के रूप में। फिफ्थ लिख सकते हैं ई बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक से पैसा हमने विड्रॉ करा है, तो यहां हम लिखेंगे कैश। कैश बढ़ गया ना हमारे पास, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितना निकाला है हमने, 50,000। तो 50,000 का बैलेंस बिजनेस के अंदर आ गया और बैंक का बैलेंस घट गया। एक एसेट बढ़ रही है, दूसरी एसेट कम हो रही है, तो यही मॉडर्न टेक्निक हमारा कहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैश, नरेशन लिख देंगे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इस तरह से नरेशन भी हमने लिख दी। आइए अगला करते हैं ट्रांजेक्शन 6 नंबर एफ पर। रीपेड बैंक लोन ₹35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000। क्या मतलब हुआ, हमने बैंक का कोई लोन लिया था, होगा ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस में लोन भी होता है, पे भी करना होता है, लेना देना लगा रहता है। तो यहां पर क्या हुआ, हमने रीपे कर दिया है, रीपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ में ये पैसा है 35,000 जो हमने पे करा है। हाँ, आइए हम इसको, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी है तो ध्यान से करेंगे। कंपाउंड एंट्री, जनरल एंट्री का ये सॉल्यूशन रहेगा। तो मैं आपको बताता हूं, हमारा पैसा तो निकल रहा है 35,000, लेकिन उसमें 3,000 रुपए का क्या है, खर्चा, इंटरेस्ट। भाई हमने इंटरेस्ट पे करा, हमारे लिए इनकम नहीं है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। तो यहां हम लिखेंगे 6 का एफ, बैंक लोन। अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, यहां लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, बट थोड़ी क्लैरिटी के लिए हमें इस तरह से लिखना चाहिए, बैंक इंटरेस्ट। ये बेसिकली एक्सपेंस है, ये हम डेबिट कर रहे हैं। और बैंक लोन को मैंने इसलिए डेबिट किया, जब हमारे पास बैंक लोन को रीपे करना था, हमारे लिए लायबिलिटी थी, तो उस टाइम वो क्रेडिट था। आज हमने उसको पूरा रीपे कर दिया, तो क्रेडिट जो लायबिलिटी है हमारी कम हो रही है। भाई हम पैसा दे देंगे तो लायबिलिटी ऑब्वियस से वहां रहने वाली नहीं है ना, वो तो कम हो गई। किसी को हमने पैसा दे दिया तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई ना यार, सिंपल सी बात, ये समझना है। तो लायबिलिटी अगर कम होती है, घट रही है, तो क्या करते हैं मॉडर्न टेक्निक में, देखिए लायबिलिटी इनकम कैपिटल, लायबिलिटी कम हो रही है, ये देखिए इस साइड। जब भी लायबिलिटी कम होती है उसको करते हैं डेबिट। और एक्सपेंस कब बढ़ता है, ये देखिए एक्सपेंस बढ़ रहा है ई, तो उसको करते हैं डेबिट। तो ये दोनों डेबिट हो गए। कितने अमाउंट से, आइए मैं बताता हूं आपको। लायबिलिटी मेरी 32,000 की थी, 35 की नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट लग गया ना, तो हमने 35 पे किया है, हमने 35 पे किया है, लायबिलिटी नहीं थी। भाई इंटरेस्ट तो ले गई ना, तो यहां पर हम बैंक लोन लिखेंगे 32,000, इंटरेस्ट 3,000। देखिए इसको बहुत समझ के करेंगे तो कभी कोई जनरल एंट्री लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आप समझ लीजिए। टू कैश अकाउंट, अज्यूमिंग कि हमने यहां पर मेंशन नहीं है, अज्यूमिंग कि हमने कैश से उस लोन को खत्म कर दिया, रीपे कर दिया, तो कैश हमारा कितना निकल गया, जो कि क्वेश्चन में ही मेंशन है 35,000। ये कंपाउंड एंट्री का सॉल्यूशन है। अब मुझे ये उम्मीद ये है कि डेबिट क्रेडिट इस मॉडर्न टेक्निक से आपको समझ में आया होगा। कभी कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपने ये डेबिट क्यों किया, इसको तो क्रेडिट होना था, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, कुछ भी आपकी क्वेरी होगी मैं उसको अटेंड करूंगा, ठीक है। तो यहां पर नरेशन लिख देंगे, रीपेड बैंक लोन विद इंटरेस्ट, सिंपल। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, अमाउंट तो डेबिट और क्रेडिट ही बता रहा है ना कि कितना क्या हुआ है। 32,000 का लोन था, 3,000
ब्याज लगा है उस पर, इंटरेस्ट, और 35,000 हमने रीपे कर दिया, मतलब हमारा 35,000 बैंक से पैसा निकल गया। ठीक है, कैश लिख रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि कैश से हमने पे करा हुआ, अदरवाइज ये बैंक लोन है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर बैंक लिख देंगे। फिर अगर लिखा होता फ्रॉम बैंक, वी पेड बैंक लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, वो चेक या चेक के थ्रू, तो यहां पर कैश की जगह बैंक कर देंगे, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस घट जाएगा उस टाइम पे, यहां अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये एंट्री 6 वाली कंप्लीट कर दी। आइए अगली करते हैं जी, 7 नंबर की है, सोल्ड गुड्स टू सैम्यूल्स 40,000। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये माल बेचने का एंट्री है, बेचने की ट्रांजेक्शन है, तो इसके अंदर सैम्यूल बंदे का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब उधार में ही बेचा है। जाहिर सी बात है, अगर बंदे का नाम ना है तो हम कैश सेल ट्रीट करते हैं, अदरवाइज वो क्रेडिट सेल है। सेल क्या होती है? क्रेडिट। आइए लिखते हैं इसको 7G, सैम्यूल्स, जिसको हमने माल बेचा है उसको डेबिट कर देंगे, भाई इससे पैसा लेना है हमें, और डेटर्स है हमारा, डेटर्स अगर बढ़ता है एक एसेट तो हम डेबिट कर देते हैं। ये देखिए, सैम्यूल अकाउंट डेबिट टू, माल गया हमारा, उसको सेल्स लिखते हैं, सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा? 40,000। सोल्ड, नरेशन में लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू सैम्यूल, बस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है नरेशन में, बड़ा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारी 7 नंबर जी की ट्रांजेक्शन कंप्लीट जनरल एंट्री के रूप में। आइए अगला करते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम सैम्यूल 39,750, डिस्काउंट 250। थोड़ा समझें इसको, इसमें फिर से सैम्यूल का नाम आ रहा है। अब आप ये सोचिए कि सैम्यूल से हमने पैसा लिया है, क्यों लिया है, और इतना लिया, उसको डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया। भाई इससे थोड़ा सा रिकॉल करो, यही एंट्री को, इसी एंट्री को हमने उससे 40,000 लेने थे, डेबिट है, यहां पर डेटर्स है। अब 40,000 में से हमने उसको बोला कि भाई 39,750 दे दे, 250 मैं डिस्काउंट अलाउ करता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप पेमेंट कर दो बस। तो यहां पर समझने वाली बात है, 40,000 का डेटर्स जो हमारे को लेनी थी, हमारे को लेने थे, हमने सेटल कर दिया कि भाई 39,750 दे दो। तो ये भी कंपाउंड एंट्री का सॉल्यूशन है। आइए इसको करते हैं ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री के रूप में। 8H, देखो सैम्यूल वहां डेबिट था, यहां पर आप सैम्यूल का अकाउंट 40,000 से पूरा सेटल होने जा रहा है कि भाई हमने तो बोल दिया कि आपका अकाउंट सेटल हो जाएगा, आप इतने पैसे दे दो। तो यहां पर हम रिसीव्ड की जगह जो पैसा आता है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डिस्काउंट, ये भी खर्चा हुआ है, हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया उसको। जब हमने अलाउ करा होता है, हमने दिया होता है, तो एक्सपेंस है हमारे लिए, तो उसको लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। और जब डिस्काउंट हमें मिलता है तो उसको लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो क्रेडिट होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। देखो डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में हमें तो कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। हालांकि हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न टेक्निक की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, मैंने समझाया हुआ है कि मॉडर्न टेक्निक से क्या बढ़ता है, क्या घटता है, तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्योंकि खर्चा हुआ है, टू सैम्यूल, यहां देखिए डेबिट है, सैम्यूल 40,000 लेने थे, अब यहां क्रेडिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सैम्यूल का अकाउंट हम क्लियर कर रहे हैं। भाई उसके अकाउंट से बैलेंस नहीं लेना होगा तो क्लियर सेटअप हो रहा है ना। सैम्यूल का अकाउंट को लिख देंगे यहां क्रेडिट में 40,000, कैश कितना आया 39,750, पैसा तो इतना ही आया ना, और 250 रुपए दे दिया डिस्काउंट। बिल्कुल ध्यान से लिखें, आप समझें इसको। ठीक है, यहां लिख देंगे नरेशन में रिसीव्ड फ्रॉम सैम्यूल एंड डिस्काउंट अलाउड। भाई हमने सैम्यूल से पैसा ले लिया और साथ में उसको डिस्काउंट भी दे दिया,
तो इस तरह से पूरा क्लैरिफाई करते हैं, एक शॉर्ट नरेशन लिखेंगे, ठीक है। आइए करते हैं अगली ट्रांजेक्शन। आई नंबर, पेड रेंट ऑफ ₹37,500 बाय चेक। रेंट पे किया है, बिल्डिंग का होगा, ऑफिस प्रीमाइसेस का होगा, तो यहां पर बिजनेस में रेंट पे हुआ है। तो क्या हुआ, रेंट का खर्चा, खर्चे के नाम को आइडेंटिफाई करेंगे, रेंट। यहां लिख देंगे आई को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया, 9वां है हमारा। यहां लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट, कितना हो रहा है ये 37,500 का रेंट। टू, कहां से पैसा गया है, पैसा गया है ना, यहां लिखा हुआ है पेड रेंट 37,500 बाय चेक, इसका मतलब बैंक का बैलेंस हमारा माइनस होने वाला है, तो यहां लिख देंगे बैंक अकाउंट, ना कि कैश, ठीक है। चेक इशू करते ही बैंक पे ही इंपैक्ट आता है, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, जो कि हम अपनी बुक्स में ऑलरेडी शो कर देते हैं कि बैंक का बैलेंस हमारा कम हो गया। पेड नरेशन इस तरह से लिखेंगे, पेड रेंट बाय चेक, ठीक है, बस सिंपल सा इस तरह से लिखेंगे। आइए कर लेते हैं अगली ट्रांजेक्शन, जो कि लास्ट है हमारी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजेक्शन, आपको समझनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में बेड डेप्ट रिकवर्ड और प्लस आपको कंपाउंड जनरल एंट्री का भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इस तरह से डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है। क्या होता है डेप्रिसिएशन, मैं पहले आपको बता चुका हूं, यहां से फिर से हम करेंगे और क्लैरिफाई मैं साथ के साथ करता जाऊंगा। देखिए क्या हुआ है, इस क्वेश्चन को समझिए, इस ट्रांजेक्शन को समझिए। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम। यहां पर क्या हुआ, जो हमने मशीनरी खरीदी थी, भाई बिजनेस में कुछ हमने खरीदा था, जो कि यहां मेंशन है पहले ही सेकंड ट्रांजेक्शन में 25 लाख की मशीनरी हमने खरीदी थी, ठीक है। बुक्स में हमारे पास 25 लाख हमारे पास मशीनरी आ गई, सिंपल सी बात है। अब जब मशीनरी आ गई तो उसके ऊपर हमने क्या करा है, 15% का, भाई देखो हर एक एसेट की यूजफुल लाइफ होती है, कितना वो चलेगी, कितनी उसकी लाइफ है, तो यहां पर हमने बिजनेस ने ये इसको डिसाइड करा कि 15% उसका डेप्रिसिएशन होता रहेगा, उसकी वैल्यू 15% हर साल पर एनम कम होती जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि मशीनरी थी कितने की, फिर उसके बाद हम डेप्रिसिएशन की इस जनरल एंट्री के फॉर्म में करेंगे एंट्री। देखिए मशीनरी थी 25 लाख, प्लस हमने 48,00,000 का वेजेस भी पे करा लाने के लिए, भाई भाड़ा लगा इंस्टॉलेशन के लिए, एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी बुक्स में 25 लाख प्लस 48,000 ये दोनों ही थे। तो यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एक वर्किंग बना लेता हूं। वर्किंग क्या थी मशीनरी की वैल्यू, पहले वो निकालेंगे, 25 लाख प्लस हमने इस जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो भी मशीनरी में ही डाला था, ऑब्वियस सी बात है। मैंने जैसे समझाया हुआ है कि कोई भी एसेट लाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको ऑपरेटिंग कंडीशन में पहुंचाने तक, चाहे भाड़ा हो, चाहे इंस्टॉलेशन हो, फ्रेट हो, लेबर हो, वो उस मशीनरी का ही खर्चा है। तो 48,000 इसी में जोड़ देंगे, ये देखिए 48,000 हमने इसी में जोड़ दिया। अब कितनी कीमत हो गई, 25,48,000। बड़ा ध्यान से समझ के करेंगे इसको। इस 25,48,000 की कीमत जो बुक्स में मशीनरी की वैल्यू है, इसमें 15% हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। उसकी डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्चा है कि जो संपत्ति की कीमत को कम करता हो, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यहां पर हम 15% निकालेंगे, अज्यूमिंग कि एक साल का पूरे एनुअल हम बना रहे हैं और एक साल हो गया है, तो उसको हम ये पूरे साल के एंड में हम 15% डेप्रिसिएशन पे डाल देंगे, खर्चे को डेबिट कर देंगे। पहले निकालते हैं कि इसका 15% हुआ कितना। इसकी वैल्यू होगी 3,82,200 डेप्रिसिएशन की वैल्यू, मतलब 3,82,200 रुपए से एसेट की जो हमारी मशीनरी की वैल्यू थी कम हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी।
जो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। आइए इस वर्किंग को हम समझ चुके हैं, अब हम करते हैं इसकी जनरल एंट्री, कैसे इसको खर्चे को लिखेंगे, डेप्रिसिएशन के खर्चे को। 10 जे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, खर्चा डेबिट होता है और नाम क्या है डेप्रिसिएशन का, हम उसको डेबिट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। 2 मशीनरी, यहां पे मशीनरी की वैल्यू घट रही है, कितने से 3,82,200 रुपए से, तो यहां हम 3,82,200 अज्यूमिंग कि पूरे साल का है, ये यहां पर एनम लिखा है पूरे साल का, अदरवाइज हमको प्रोपोर्शनेट करके वो लिखना पड़ता है, वो खर्चे को डेप्रिसिएशन में प्रोपोर्शनेटली डेबिट करना होता है। तो यहां पूरे साल का हम मेंशन करेंगे, यहां लिख देंगे डेप्रिसिएशन पोस्टेड ऑन मशीनरी फॉर फुल ईयर, पूरे साल का हमने डेप्रिसिएशन पोस्ट कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपने ये समझ लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।